नमस्कार। आज हमारे पास ज्योतिष की दुनिया के कह सकते हैं दो बिल्कुल अलग महारथी हैं। एक तरफ है ग्रैंड ओल्ड मास्टर महर्षि पराशर, जिनका ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र वैदिक ज्योतिष की समझिए बाइबल माना जाता है। और दूसरी तरफ 20वीं सदी के द न्यू रेबल पंडित रूपचंद्र जोशी की लाल किताब। मजेदार बात यह है कि दोनों एक ही आसमान और उन्हीं 9 ग्रहों को देखते हैं, पर उनकी कहानी और मतलब जो नतीजे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ पराशर का वो विशाल विस्तृत ढांचा है जो जीवन की हर छोटी बड़ी परत को खोलकर रख देता है, और दूसरी तरफ लाल किताब का वो सीधा, सपाट और असरदार तरीका जो उपायों के लिए ज्यादा जाना जाता है। ये दो नजरिए एक ही सच्चाई को कैसे देखते हैं, चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो फिर शुरुआत क्लासिक से ही करते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र को इतना फाउंडेशनल क्यों माना जाता है? ये सिर्फ ग्रहों और राशियों का हिसाब किताब है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। ग्रंथ की शुरुआत ही होती है महर्षि पराशर और उनके शिष्य मैत्रेय के बीच एक संवाद से, जहाँ मैत्रेय पूछते हैं कि इस कलयुग में इंसान अपने कर्मों के जाल से कैसे बचें और भविष्य को कैसे समझें। तो इसका मकसद सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि कर्म के सिद्धांत को समझना है। इसे ज्योतिष का विश्वकोश कहना गलत नहीं होगा। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो फिर इसके विश्लेषण का तरीका क्या है? 12 राशियां और 9 ग्रह तो सभी जानते हैं, पराशर की खासियत क्या है? पराशर की जो असली ताकत है और जो बात उन्हें हजारों साल बाद भी प्रासंगिक बनाती है, वो है उनकी सूक्ष्मता। और इस सूक्ष्मता का सबसे बड़ा औजार है षोडश वर्ग। षोडश वर्ग? जी, यानी 16 विभागीय चार्ट। 16 चार्ट्स? एक मिनट, एक ही जन्म कुंडली से 16 अलग अलग चार्ट्स? ये तो सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या एक चार्ट काफी नहीं था? यहीं पर देखिए पराशर का दर्शन सामने आता है। उनके अनुसार हमारा जीवन एक आयामी नहीं है, ये 16 अलग अलग आयामों का संगम है। जो मुख्य लग्न चार्ट हम देखते हैं, D1 चार्ट, वो तो सिर्फ हमारा भौतिक शरीर है, हमारी बाहरी पर्सनालिटी। लेकिन पराशर कहते हैं कि ये तो सिर्फ सतह है। अच्छा, तो ये बाकी के जो चार्ट्स हैं वो उन गहरी परतों को दिखाते हैं। कोई उदाहरण दे सकती है? बिल्कुल, जैसे नवांश चार्ट यानी D9, उसे जन्म कुंडली की आत्मा कहा जाता है। वो हमारे धर्म, हमारे भाग्य और हमारे जीवन साथी का आईना है। हो सकता है किसी का लग्न चार्ट बहुत मजबूत हो, वो बाहर से बहुत सफल दिखे, पर अगर उसका नवांश कमजोर है तो उसे अंदरूनी शांति या वैवाहिक सुख कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह दशमांश D10 हमारे करियर और समाज में हमारे प्रभाव को दिखाता है, और सप्तमांश D7 हमारी संतान और हमारी क्रिएटिविटी को। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब एक ही ग्रह, मान लीजिए बृहस्पति, हो सकता है कि लग्न चार्ट में बहुत अच्छा हो, लेकिन करियर वाले चार्ट में दशमांश में कमजोर हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर पराशर एक और तूल देते हैं, षटबल। ये एक जटिल गणितीय प्रणाली है जो 6 अलग अलग स्रोतों से ग्रह की शक्ति को मापती है, उसकी स्थिति, दिशा, समय, दृष्टि वगैरह वगैरह। ये एक तरह से ग्रह का पूरा हेल्थ चेकअप है, जो बताता है कि ग्रह असल में कितना मजबूत या कमजोर है। इसके अलावा पराशर हर ग्रह को एक व्यक्तित्व देते हैं, उनका रंग, उनके देवता, जाति। जैसे बृहस्पति और शुक्र ब्राह्मण है यानी सलाहकार, और सूर्य क्षत्रिय यानी राजा। उनका स्वभाव भी है सात्विक, राजसिक या तामसिक। तो ये ग्रहों को सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जाओं के रूप में देखता है। तो पराशर का सिस्टम एक विशाल आर्किटेक्चर की तरह है, जिसमें हर ईंट, हर कोण का अपना एक गहरा मतलब है। लेकिन मैंने सुना है कि ज्योतिष में एक ऐसी भी धारा है जो इन तय नियमों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती, वो ग्रहों के तात्कालिक संबंधों पर जोर देती है। हम लाल किताब की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अब हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अगर पराशर ज्योतिष एक क्लासिकल संगीत की तरह है, जिसके अपने नियम, राग और एक संरचना है, तो लाल किताब एक तरह का जैज है। जैज? हाँ, जो तात्कालिक संयोजन और इम्प्रोवाइजेशन पर आधारित है। ये 20वीं सदी की पद्धति है और इसका नजरिया एकदम जमीनी है। और मैंने सुना है कि इसका सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यह है कि ये राशि और नक्षत्रों को उस तरह से नहीं मानती जैसे पराशर ज्योतिष मानता है।
ये कैसे संभव है? मतलब अगर आप राशि ही हटा दें तो ज्योतिष में बचेगा क्या? हाँ, ये सवाल हर कोई पूछता है। लाल किताब कहती है कि आपकी कुंडली में राशियां क्या हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है। मेष राशि को हमेशा पहला घर माना जाता है, वृषभ को दूसरा और इसी तरह आगे। उसका पूरा ध्यान लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंधों पर होता है। ये एक तरह से ग्रहों की केमिस्ट्री पर काम करती है, उनकी एस्ट्रोनॉमी पर नहीं। ग्रहों की केमिस्ट्री, ये दिलचस्प है। तो अगर राशि और नक्षत्र नहीं है तो ये भविष्यवाणी कैसे करती है? इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? लाल किताब का सबसे अनोठा और मैं कहूंगी शक्तिशाली सिद्धांत है मनसूई ग्रह। मनसूई ग्रह। जी, यानी कृत्रिम ग्रह। ये एक क्रांतिकारी विचार है। इसके अनुसार जब दो ग्रह एक साथ किसी घर में बैठते हैं तो वे अपनी अपनी ऊर्जा को मिलाकर एक तीसरे बिल्कुल नए ग्रह की ऊर्जा बना देते हैं। मतलब जैसे दो तत्व मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसका गुण दोनों से अलग होता है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? ये बिल्कुल सही सादृश्य है। एक क्लासिक उदाहरण है सूर्य और शुक्र का। पराशर ज्योतिष में ये युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि शुक्र जो प्रेम और सौंदर्य का ग्रह है वो सूर्य की अग्नि के बहुत पास आकर अस्त हो जाता है, यानी अपनी शक्ति खो देता है। हाँ, लेकिन लाल किताब कहती है कि जब सूर्य और शुक्र मिलते हैं तो वे एक मनसूई बृहस्पति बनाते हैं। मनसूई बृहस्पति, इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव ये होता है कि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति की तरह बहुत बौद्धिक, ज्ञानी और महत्वाकांक्षी हो सकता है। लेकिन चूंकि एक कृत्रिम बृहस्पति है तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाला भी हो सकता है। ये असल बृहस्पति नहीं, उसकी एक परछाई है। अच्छा, तो ये हमेशा सकारात्मक ही नहीं होता। कोई और उदाहरण है शायद ऐसा जिसमें ऊर्जा और भी जटिल हो? जरूर। एक और रोचक उदाहरण है शुक्र और शनि का। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक उच्च का केतु बनता है। उच्च का केतु? हाँ, ये संयोजन व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि और एक मजबूत आदर्शवादी स्वभाव दे सकता है। ऐसे लोग उच्च मूल्यों वाले होते हैं। लेकिन अब एक चुनौतीपूर्ण उदाहरण भी देखिए। हाँ, ये जरूरी है। क्या कोई ऐसा संयोजन है जो परेशानियां खड़ी करता हो? बिल्कुल। जब बुध और राहु एक साथ आते हैं तो लाल किताब के अनुसार एक मनसूई मंगल बनता है, लेकिन ये मंगल बद यानी नकारात्मक मंगल होता है। मंगल बद, जी। बुध बुद्धि है और राहु धुआं, भ्रम। जब ये मिलते हैं तो व्यक्ति अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल चालाकी, धोखाधड़ी या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। यहाँ लाल किताब हमें चेतावनी देती है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, पराशर हमें एक गहरा विस्तृत नक्शा दे रहे हैं जो हमारे जन्म के समय तय हो गया, जबकि लाल किताब हमें उस नक्शे पर चल रहे ट्रैफिक के कह सकते हैं लाइव अपडेट दे रही है कि कौन सी गाड़ियां टकराकर क्या नई स्थिति बना रही हैं। क्या ये तुलना सही है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। पराशर का सिस्टम गहरे संरचनात्मक विश्लेषण के बारे में है। वो षटबल, ग्रहों की दृष्टि और 16 वर्गों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करता है कि आपके कर्म का ढांचा क्या है, वो क्यों का जवाब देता है। आपकी जिंदगी ऐसी क्यों है? बिल्कुल। और लाल किताब अब क्या का जवाब देती है, इसीलिए वो अपने उपायों के लिए इतनी प्रसिद्ध है ना? मतलब अगर कुंडली में बुध और राहु मिलकर मंगल बद बना रहे हैं तो लाल किताब कहेगी कि इस नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए ये उपाय करो। एकदम। दोनों का लक्ष्य एक है, रास्ते एकदम अलग हैं। पराशर का ग्रंथ भी उपाय बताता है, लेकिन वे ज्यादातर आध्यात्मिक होते हैं। जैसे किसी ग्रह के मंत्र का जाप करना या किसी पीड़ित नक्षत्र के देवता की पूजा करना। ये एक तरह से आध्यात्मिक उपचार है। लेकिन लाल किताब के उपाय तो बड़े अजीब और रोजमर्रा की चीजों से जुड़े होते हैं। मैंने सुना है जेब में चांदी का टुकड़ा रखना, छत पर गुड़ रखना या कुत्तों को रोटी खिलाना। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। इन उपायों के पीछे का तर्क क्या है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है। देखिए, लाल किताब का तर्क प्रतीकात्मक पर आधारित है, सिंबोलिज्म पर। हर ग्रह का संबंध किसी वस्तु, जानवर या रिश्ते से है। जैसे बृहस्पति का संबंध सोने से है, चने की दाल से है। शनि का संबंध कौवे और लोहे से, और केतु का संबंध कुत्ते से है। जब आप किसी ग्रह से जुड़ी चीज को अपने पास रखते हैं या उसे दान करते हैं, तो आप प्रतीकात्मक रूप से उस ग्रह की ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं। यह आपके आसपास की ऊर्जा को बदलने का एक व्यावहारिक तरीका है। तो ये अंधविश्वास नहीं,
बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को बदलने का एक प्रतीकात्मक कर्मकांड है। बिल्कुल सही। तो एक तरफ पराशर की गहरी डायग्नोसिस है और दूसरी तरफ लाल किताब की प्रैक्टिकल फर्स्ट एड। एक हमें बीमारी की जड़ बताता है, दूसरा तुरंत राहत के लिए दवा देता है। आप ऐसा कह सकते हैं, पराशर आपको आपके जीवन की पूरी केस हिस्ट्री देते हैं, जबकि लाल किताब आपको लक्षणों के आधार पर तुरंत करने वाले उपाय बताती है। दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों की अपनी अपनी ताकत है। तो आज हमने भारतीय ज्योतिष की दो बेहद शक्तिशाली और कह सकते हैं अलग अलग धाराओं को समझा। एक तरफ महर्षि पराशर का प्राचीन बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो अपने 16 वर्गों और षड्बल जैसे गहरे विश्लेषण के जरिए जीवन का एक सूक्ष्म नक्शा तैयार करता है। ये हमें हमारे कर्मों की जटिल संरचना दिखाता है। और दूसरी तरफ 20वीं सदी की जमीनी हकीकत से जुड़ी लाल किताब है, जो मनसूई ग्रहों की अपनी अनूठी अवधारणा के साथ ग्रहों की केमिस्ट्री पर ध्यान केंद्रित करती है। ये राशि और नक्षत्रों के पारंपरिक ढांचे से हटकर ऊर्जा के तात्कालिक संयोजन और उसके व्यवहारिक उपायों पर जोर देती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी प्रणाली सही है या बेहतर। असली सवाल ये है कि हम खोज क्या रहे हैं। क्या हम पराशर की तरह अपनी आत्मा के उस गहरे जटिल नक्शे को समझना चाहते हैं, या फिर हम लाल किताब की तरह जीवन के रोजमर्रा के ट्रैफिक को नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक औजार चाहते हैं? शायद सच्ची समझ किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि एक ही नियति के अलग अलग पहलुओं को उजागर करने के लिए हमें नक्शे और ड्राइविंग के हुनर दोनों की जरूरत पड़ती है।